Hello friends, welcome to The Hindu editorial analysis. At the 29th July of 2023, we will discuss and analyze the Hindu editorial. तो आज 29 जुलाई को हम द हिंदू का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आज जो है एक आर्टिकल छपा है जो कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन को यूनियन गवर्नमेंट सेटअप करती है और वो जो सरकार की रेवेन्यू जनरेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें स्टेट का कितना शेयरिंग बनेगा, कितना सेंटर अपने पास रखेगा, इन सब चीज़ों से संबंधित जो है एक आंकड़े तैयार किए जाते हैं और बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं। तो उसी से संबंधित जो है 15th फाइनेंस कमीशन तक का जो है काम हो चुका है और हो सकता है जस्ट ही निकट भविष्य में 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाए। इसलिए जो है हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन और जो कि 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और डी के श्रीवास्तव जो कि 12th फाइनेंस कमीशन के मेंबर रहे हैं, उन लोगों ने एक आर्टिकल लिखा है कि अगर 16th फाइनेंस कमीशन जब बनता है तो वो क्या क्या रिकमेंडेशन उसके होने चाहिए, ऐसा ये एक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या क्या इनका साथ ही साथ ये कहना है, एनालिसिस कर रहे हैं कि 12th फाइनेंस कमीशन से 15th फाइनेंस कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दिए सरकार ने कितने इम्प्लीमेंट किए और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसी से संबंधित बातचीत यहाँ पर होगी। जैसा कि अगर हम देखें तो जो 15th फाइनेंस कमीशन बना 2017 में, नवंबर 2017 में, उसके बाद से यहाँ पर कोविड-19 आ गया। हम देखते हैं जीएसटी 1 जुलाई 2017 को ही एक्टिव हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया था, उसने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखे। अगर बात करें जो जब कोरोना आ गया तो कोरोना आने की वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, डेट टू जीडीपी का रेशियो था, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो फिस्कल डेफिसिट जो है 13.3% पहुँच गया और डेट टू जीडीपी रेशियो करीब करीब 90% तक पहुँच गया था 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर तक। तो अगर बात की जाए तो स्टेट का भी फिस्कल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर हम बात की जाए फाइनेंस कमीशन की, जो रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन वो एक्चुअल में गवर्नमेंट पर बाध्य नहीं होता, यानी एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट ये नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर होती है, गवर्नमेंट उसे माने या न माने। हाँ, नहीं मानते सरकार उसके पीछे कुछ रीज़न बताती है। अगर बात करें यहाँ पर जो डायमेंशन रखे गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ पैरामीटर रखे गए हैं। तो अगर बात की जाए वहाँ पर जो 14th फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखा कि उन्होंने शेयर को बढ़ा करके डायरेक्ट जो है 32% से 42% कर दिया था और बाद में जो है ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए, जिसके वजह से वो पूरा शेयरिंग का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। तो क्या किया, कई बार फिर से एनालिसिस किया गया और पूरे शेयरिंग को 42% से घटा करके 41% कर दिया गया, क्योंकि राज्यों की संख्या 28 हो गई। अब दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पास तो अभी भी 41% निकालने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा है वो पूरा का पूरा जो है 59% शेयरिंग है। चूँकि पहले हम जानते हैं एक प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी जो हर 5 साल पे प्लानिंग करती थी और बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किया करती थी, लेकिन अब उसका स्थान अब ले लिया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग उस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन करता था। इस वजह से भी बहुत सारे पैसे जो है यूनियन गवर्नमेंट के बच जाते हैं। ऐसा इनका एनालिसिस कहता है कि जो पैसे खर्च होने का अमाउंट हुआ करता था, परसेंटेज हुआ करता था, वो सरकार का कम हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल का अगला 16th फाइनेंस कमीशन बनेगा उसमें एक बात की संभावना इन लोगों ने रखा है कि अगर हम देखा जाए जो 42% था जो कि अब 41% शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो संभावना है कि अब उसमें से कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। उसके पीछे का कारण ये है कि सेंटर खुद ही फिस्कल इम्बैलेंस ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट, और डेट टू जीडीपी रेशियो 90% तक पहुंच गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज से अभी को मिला करके ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक बात की जा सकता है, री एग्जामिनेशन किया जा सकता है इस सेंस में कि जो सरचार्ज है और सेस है वो पूरी तरीके से सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के खाते में जाता है।
तो उस पर री एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं कि उनका भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जैसा कि स्टेट डिमांड करते हैं कि उनको भी उसमें शेयर दिया जाए, क्योंकि उन्हें कोई शेयर नहीं मिलता है। अगर बात की जाए 2020-21 से 23-24 जो बजट एस्टिमेट है, उसमें सेंट्रल ग्रास टैक्स रेवेन्यू जो है उसको कंसिडर किया गया है कि करीब करीब 31% ही एक्चुअल में स्टेट को मिले हैं। यानी अगर बात की जाए तो मामला था कि उन्हें 41% मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में टोटल देखा जाए तो उन्हें 31% ही मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए 2015-16 से 2019-20 तक उनको 35% तक मिले थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से उनके शेयर जो है घट रहे हैं। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको सरचार्ज और सेस में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, और जो कि करीब करीब पहुंच गए हैं 2020-21 से 23-24 का जो बजट एस्टिमेट है 18.5% तक उनको इसी शेयरिंग रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, जबकि वही 15-16 टू 19-20 के पीरियड में उनको 12.8% ही मिलते थे। इस तरीके से देख रहे हैं लगभग 6% का इंक्रीमेंट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल पूल में हो गया है। तो अगर देखा जाए तो ये 16th फाइनेंस कमीशन इसमें एक रीएग्जामिनेशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ सेस और सरचार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अगर बात की जाए 13th फाइनेंस कमीशन की, तो ये जो शेयरिंग आज 18% है, 18.5% है, वो 9.6% हुआ करती थी। तो इसमें पीछे एक ऐसा कारण लगाया जा सकता है, इन्होंने कहा है कि एक लिमिट बनाया जा सकता है कि अगर सरचार्ज और सेस 10% या उससे कम है तो वो उनको शेयरिंग जो 42% मिल रही थी, जो अब 41 मिल रही है, वो मिलेगी। लेकिन अगर उनको 10% से कम है सेस सरचार्ज तो उनको 41% जो मिल रहा है वो मिले, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा आता है तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मनी का, जो टैक्स का पुल है, उनके स्टेट के खाते में 42% जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि अगर सेस सरचार्ज 10% क्राइटेरिया रखा जाए, ज़्यादा हो तो उन्हें भी मिले। ये एक इशू बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे राज्य इस बात की हमेशा से डिमांड करते हैं कि सेस सरचार्ज को या तो सरकार ख़त्म करे या उसमें हमको शेयरिंग दे। इसके साथ साथ एक और जो है इशू हमको मीडिया के माध्यम से दिखता है जीएसटी का। यानी जीएसटी का देखा जाए तो जीएसटी अप्लाई हुआ है 1 जुलाई 2017 को। उस समय काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में इस मामले को लेकर था कि बहुत सारे बिजनेसमैन परेशान थे, क्योंकि उससे अवेयर नहीं थे, उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे। उनको बहुत ज़्यादा काम उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था, लेकिन अब उनको बहुत सारे लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन कराना, एक्सेट्रा में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन पिछले 2 साल से देखा जाए तो जीएसटी ने काफ़ी ज़्यादा उछालाया है, और जीएसटी तो इतना ज़्यादा पहुंच गया कि एक महीने में 1,87,000 करोड़, 1,69,000 करोड़ इतना अमाउंट वो कमा ले रहा है। यानी सरकार ने एक्चुअल में जब जीएसटी बना था तो यूनियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था कि हमारी इच्छा है कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ तक की जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन सरकार की अब स्थिति ये है कि 1,40,000 करोड़, 1,69,000 करोड़, 1,69,000 करोड़, तो 1,87,000 करोड़ तक पहुंच गए। तो काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। अब इसमें को बस रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सिंपल किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि आर्टिकल में बताया है। अब एक बात यहाँ पर यह आती है कि जो स्टेट का सेंट्रल पूल में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसमें कुछ पैरामीटर रखे गए हैं। जैसे पॉपुलेशन एक पैरामीटर है, पर कैपिटा इनकम है, उस स्टेट का ये जो एरिया कितना है, इंसेंटिव जो है कुछ स्टेट पे दिए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट कवर कितना है, डेमोग्राफिक चेंज किस तरीके से हो रही है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पर भी उन्हें परसेंटेज कुछ मिलते हैं। तो जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये बड़े राज्य हैं। चूँकि जनसंख्या के मामले में भी ये ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग मिल जाती है। इसका भी एक जो है कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन स्पीड बहुत कम है, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम हो रहा है, जैसे तमिलनाडु जहाँ पर 0.6% केवल है, वो इसका विरोध करते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मिलता है, उन्हें डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर फ़ायदा मिलता है। तो इसके अलावा देखा जाए पर कैपिटा इनकम जो है डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेंचमार्क बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं,
जो टॉप 3 स्टेट होते हैं जो उनका इनकम सबसे अच्छा है, जैसे कि हम देखा 15th फाइनेंस कमीशन में हरियाणा, सिक्किम, गोवा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी इनकम पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा थी। लेकिन सिक्किम और गोवा बहुत छोटे राज्य हैं, इसलिए उनको स्टैंडर्ड मानना उससे उचित नहीं था, इसलिए हरियाणा को पिछले 15th फाइनेंस कमीशन में माना गया था स्टैंडर्ड, और उसी के अकॉर्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे। तो उसी तरीके से जो है टॉप 3 स्टेट को कंसिडर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि क्या क्राइटेरिया होगी। अगर बात करें जाए डिस्टेंस क्राइटेरिया, जो रिलेटिवली लार्जेस्ट शेयर किसको मिलता है, तो जो स्टेट जिनकी इनकम काफ़ी कम है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो इन सब राज्यों का इनकम जो है पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, इसलिए इनको जो है रिवेन्यू में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और अगर बात की जाए तो इन प्रेजेंट इट हैज़ द हाईएस्ट वेट ऑफ 45%, इट हैड एन इवन हायर वेट प्रीवियसली। तो प्रेजेंट टाइम में ये 45% तक चला गया है, जो कि प्रीवियस के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा है। यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है, जो गरीब राज्य हैं उन्हें हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उन राज्यों में अभी भी है, क्योंकि वहाँ पर युवा आबादी, यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो कि हमारे लिए आगे भविष्य में डेमोग्राफिक डिविडेंड देंगे। इसके साथ इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, एक सजेशन दिया है कि हो सकता है ऐसा हम कर सकते हैं कि करंट लेवल पर जो है जो हम वेट असाइन करते हैं वो 40% तक रिड्यूस कर दिया जाए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि उससे हम हटा करके एक डायरेक्ट जो गरीब राज्य हैं उनको डायरेक्ट एक ग्रांट दिया जाना शुरू कर दिया जाए। ग्रांट के माध्यम से उन्हें उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रांग किया जाए। इसके अलावा हम मान सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टैक्सेज हैं उन्हें थोड़ा सा घटा दिया जाए, और साथ ही साथ कुछ और क्राइटेरिया में चेंजिंग की जाए, जैसे कि उनका जो स्टेट का एरिया है, डिस्टेंस जो है, पर कैपिटा इनकम का जो कंडीशन है, उनको अदर राज्यों से कितना डिस्टेंस मेंटेन किए हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ टैक्स को घटा देना चाहिए और इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाना चाहिए। इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये दोनों इक्विटी और इफ़िशियंसी दोनों के आधार पर कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी उनको बराबर मिलना चाहिए, और इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग कि कौन सा राज्य कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये प्रैक्टिस जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। आगे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो कंबाइंड अकाउंट जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को वो 89.8 यानी 90% के करीब पहुंच चुका है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो है पूरे डेवलपिंग कंट्री के ग्रुप में देखा जाए, जितने विश्व में कंट्री हैं उन पूरे कंट्री में हमारा ज़्यादा है, जो कि हमें लगभग 58.7% तक लाना चाहिए, और स्टेट को 31% तक लाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमारा रेवेन्यू का लॉस करता है, इरोजन ऑफ रेवेन्यू का कारण है, क्योंकि जो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट तक जो है टैक्स में कलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारा अमाउंट जो है हम इंटरेस्ट के रूप में पे कर देते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक बर्डन है। जैसा कि कहा गया है कि आज का जो डेट है वो फ्यूचर जनरेशन का टैक्स के रूप में एक बर्डन को क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एक कानून पास हुआ है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, उसके नॉर्म को इन्होंने कहा है कि उसमें भी चेंजिंग की जानी चाहिए, और वो 40% सेंट्रल के लिए और 20% स्टेट के लिए 2018 में रखा गया था, तो उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और साथ ही जो फिजिकल डेफिसिट है यूनियन गवर्नमेंट का 9.2% ऑफ द जीडीपी और स्टेट का 4.1% ऑफ जीडीपी है, उसको भी थोड़ा मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको 3% के रेंज में FRBM एक्ट 2003 ने 3% के आसपास रखने की बात कही थी। अगर हम इसके आगे बात करें कि जो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, और सेंट्रल और स्टेट के बीच में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं जो वहाँ पर उनको स्टेट को कुछ और भी ज़्यादा शेयर मिल सके। अगर हम बात करें तो जो प्रोलिफरेशन ऑफ द सब्सिडी है और रीइंट्रोडक्शन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बहुत सारे राज्यों में ऐसे किए जाते हैं। बहुत सारे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट खादों पर सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्यों में कुछ सब्सिडी दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ राज्य अब ऐसे हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को
री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फाइनेंशियल बर्डन आखिर झेलेगा कौन? इसके संबंध में 16th फाइनेंस कमीशन हो सकता है कुछ रिकमेंडेशन दे, और ये आवश्यक भी है, देना चाहिए। आगे बात करें, वन इनोवेशन विच मे बी रिलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज टू सेटअप ए लोन काउंसिल। जैसा कि उन्होंने कहा कि 12th फाइनेंस, जैसा कि ये लोग ही हेड और मेंबर थे, उनका कहना है कि 12th फाइनेंस कमीशन में इन्होंने एक लोन काउंसिल की बात की थी, जो कि अगर जिसको राज्य को लोन की आवश्यकता हो उसकी पहले फिजिकल प्रूडेंस को चेक किया जाए, फिर लोन दिया जाएगा। हो सकता है, इनका कहना है कि वैसा उसको एक बार फिर से कंसीडर करनी चाहिए। द 16th फाइनेंस कमीशन शुड एग्जामिन द सब्जेक्ट ऑफ नॉन मेरिट सब्सिडी इन डिटेल। तो उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका कोई मेरिट नहीं है, जैसे कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस रेल टिकट देंगे, एक्सेट्रा देंगे, इन सब चीज़ों पर भी जो अनजस्टिफाइड सब्सिडी हैं उन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके की उन्होंने बात किया कि सब्सिडी और फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन किया जाना चाहिए, और इसको जो है जहाँ तक हो सके एक फिजिकल प्रूडेंस, एक राजकोषीय विवेक के रूप में एक स्थापित किया जाना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड कैरेट टू स्टेट मेंटेनिंग फिजिकल डेफिसिट, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग फिजिकल परफॉर्मेंस as a criterion in horizontal distribution, and stick for those that exceed the fiscal deficit limit by suitably acting on the extent of borrowing allowed। तो इन्होंने कहा कि इस कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए, जो फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करे उसके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहिए, और जो मेंटेन न करे फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा दे उसके बारोइंग को भी लिमिट को कम कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा बारो न कर सके, बहुत ज़्यादा लोन ले करके पैसे की बर्बादी न कर सकें। तो ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद एक दूसरा आर्टिकल है, एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए तो इस आर्टिकल का टॉपिक है नीडलेस मूव। नीडलेस का मतलब कोई आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपने एक मूवमेंट ले लिया। तो एक्चुअल में इस आर्टिकल में थोड़ा सा, मैं नहीं कर रहा हूँ, आर्टिकल में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में किया गया है। तो एक्चुअल में देखा जाए एक मामला चल रहा है, ईडी के जो चेयरमैन हैं, कमिश्नर हैं, चेयरमैन नहीं कमिश्नर हैं, उनके जो कार्यकाल को बढ़ाने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया था। तो 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर से कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक नए ईडी कमिश्नर की नियुक्ति के बाद शुरू हो जानी चाहिए और इनको 31 जुलाई को पद छोड़ना होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी प्रक्रिया नहीं शुरू किया कि इनके सक्सेसर को अपॉइंटमेंट की तैयारी कीजिए, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दिया कि इन्हें ही रखा जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस बात को मान लिया और उन्होंने जो है 15 सितंबर तक अब ईडी के डायरेक्टर को उन्हें पद पर रहने के लिए परमिशन ग्रांट कर दिया। इसी को लेकर के इस आर्टिकल में लिखा गया है, यही बात चर्चा की गई है कि एक एक्चुअली नीडलेस मूव था। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन 11 जुलाई को दिया उन्होंने कि इनको तत्काल हटाया जाए 31 जुलाई को, तो फिर से उन्होंने क्यों एग्जामिन करके 15 सितंबर रख दिया, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट तो पहले भी मांग रही थी, वो 15 अक्टूबर कर रही थी, बाद में 15 सितंबर हो गया। इसकी एक्चुअल में आवश्यकता नहीं थी। यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ अपने मांग रखी हैं कि ये FATF की कुछ मीटिंग है, उनके कुछ डेलीगेशन का विजिट है, और ये चूँकि काफ़ी समय से ईडी के डायरेक्टर रह चुके, चेयरमैन है, कमिश्नर हैं, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और पूरी बातें को यहाँ पर एक स्टेट लेवल, स्टेट का मतलब नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल की बात, एक कंट्री स्टेट की बात को उन्होंने एक काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इस आर्टिकल में कहा गया है, यूनियन गवर्नमेंट की डिमांड थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसमें कहा कि द कोर्ट परमिसिवनेस डिट्रैक्ट फ्रॉम इट रिजॉल्व टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर एक्शन दैट इज हैड स्टिल डिक्लेयर्ड इलीगल। तो उनका कहना है कि जो एक्सटेंशन किया गया है एक्चुअल में नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा, लेकिन
हम जानते हैं कुछ चीज़ें पॉलिटिकल होती हैं, इसलिए हमें पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में नहीं जाना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मरकरी राइजिंग। मर्क्यूरी राइजिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो जो यूनाइटेड नेशन है उनके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने उन्होंने एक और नया वर्ड दे दिया। उन्होंने कहा कि द अर्थ हैड पास्ड फ्रॉम ए वार्मिंग फेज इनटू एन इरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। यानी अब हम अपने कापी किताबों में, आर्टिकल में, वीडियोज में अब ग्लोबल वार्मिंग के जगह हम ग्लोबल बॉइलिंग कह सकते हैं। उनका कहना है कि अब ग्लोबल वार्मिंग का टाइम ख़त्म हो गया, अब ग्लोबल बॉइलिंग चल रही है। और ग्लोबल बॉइलिंग का मतलब ये है कि अब पृथ्वी पर जो है विनाशकारी स्थिति एकदम शुरू हो चुकी है। और वैसे भी अगर देखा जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है, और अन्य एजेंसी का भी, यूरोपियन एजेंसी का कम है, यूरोपियन कमीशन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का भी कहना है कि जो हमारा 2023 देख रहे हैं, इसका जुलाई महीना है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा है। ये लगभग पिछले 12,000 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म महीना। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक असेसमेंट करें कि 12,000 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म मौसम जुलाई 2023 है। ये आंकड़े कह रहे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ यूरोपियन कमीशन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का कहना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सच में हमारा ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल बॉइलिंग की तरह बढ़ रहा है। अगर हम बात करें जुलाई का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 16.95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब हम कहेंगे 16 पॉइंट कहाँ है, हमारे यहाँ तो 40 से 45-50 डिग्री पहुंच जा रहा है। दरअसल बात हो रही है एवरेज की। तो एवरेज हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इन सभी का टेम्परेचर तो बहुत कम है। हिमालय का टेम्परेचर, ये सब तो माइनस में चल रहे हैं। तो अगर हम सारे पूरे पृथ्वी होल ग्लोब का टेम्परेचर एवरेज देखते हैं तो 16.95 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 2019 के तुलना में 0.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अब हमको दिख रहा है कि पिछले 4 सालों के कंपैरिजन में मात्र 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। लेकिन इसको देखने की वाली बात है कि हमारे पूरे ग्लोब की बात हो रही है। ये पूरा नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, हिमालय, आल्प्स, सभी माउंटेन को ले लें, साथ ही साथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न पर जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है उन्हें काउंट करें, इक्वेटोरियल रीजन को काउंट करें, तो आप पाएंगे कि ये एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात की जाए ओशन की, तो ओशन की बात की जाए तो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का जो है टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ा है। और अगर बात की जाए ला नीना जो कंडीशन थी उससे ये बढ़ गया है। ला नीना में क्या होता है कि सरफेस का टेम्परेचर, ओशन सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है और कम हो जाता है, और जबकि हमारे जो कॉन्टिनेंट पार्ट हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कॉन्टिनेंट पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर जनरेट होता है। समुद्र में जो है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक ग्रेडियंट बन जाता है और यहाँ पर एक हवाओं चलना शुरू कर देती हैं। वे हवाएं समुद्र से मॉइस्चर गेन कर लेती हैं और वही जा कर के बारिश करती हैं। लेकिन अगर जब अल नीनो आता है तो एक्चुअल में समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। तो वार्मर होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हाई प्रेशर उतना नहीं जनरेट हो पाता है जितना कि होना चाहिए। अब क्या है, कॉन्टिनेंट पर, ओशियन पर, दोनों जगह लगभग हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, जिसके वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है और वही हवा नहीं मेंटेन कर पाती है, मॉइस्चर नहीं गेन कर पाता है और बारिश नहीं होती। इसलिए ला नीना में बाढ़ आता है और अल नीनो में सूखा पड़ता है। लेकिन ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं है। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि अल नीनो के टाइम में भी नॉर्मल बारिश हो जाती है। अगर हम बात करें आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का है, टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना में इस साल 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अगर हम देखें तो 52 डिग्री सेल्सियस, जबकि चाइना हम लोगों से नॉर्थ में है, उसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट यानी काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में चले गए, हिमालय से नॉर्दर्न पार्ट में, वहाँ पर टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। ग्रीस में जो है वाइल्ड फायर हो गया, यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न रीजन में भी वाइल्ड फायर हो गए। तो हम देखते हैं कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लगती है, आपकी बार ग्रीस में भी आग लग गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं कहीं जो है, जैसे नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में
एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश हो, यहाँ बाढ़ आ गए। वहीं पर देख रहे हैं चाइना में और वहाँ अमेरिका में, ग्रीस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे उत्तर भारत में ही दिल्ली में बाढ़ है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र में बारिश है, जबकि उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। तो ये हम स्थिति देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक देख रहे हैं कि इम्बैलेंस कंडीशन क्रिएट हो जा रही है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, तो ड्राउट और फ्लड के कंडीशन साथ में चल रही हैं। यही है हमारे क्लाइमेट बॉइलिंग की सिचुएशन। तो हम देख रहे हैं कहीं पर फ्लड से और कहीं जो है सूखा से लोग ड्राउट से मर रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं। व्हाइल क्लाइमेट prognostication include pessimism, Guterres said that it was still possible to limit global temperature to 1.5 degrees Celsius। तो गुटरेस यूएन जो है कि सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अभी भी हम प्रयास करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस को अवॉइड कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के ड्रास्टिक और इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन करके ड्रास्टिक कंडीशन से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ G20 की मीटिंग भारत में होने जा रही है और COP28 की मीटिंग भी होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को इनका कहना है कि यही ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम क्लाइमेट एक्शन जरूर लें, क्लाइमेट को बचाना अति आवश्यक है, अदरवाइज हमारा जो है पूरा का पूरा पर्यावरण ध्वस्त हो जाएगा और हम जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये था आज का आर्टिकल। एक और आर्टिकल है लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एंड ए स्पेक्टिकल ऑफ रिपेंटेंस एंड सिंबॉलिक इंक्लूजन। इस आर्टिकल में एक्चुअल में जो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर एक ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया और उसके वजह से उस व्यक्ति की घर को गिरा दिया गया और साथ ही साथ है उसके ऊपर NSA लगा दिया गया। साथ ही साथ जो दलित व्यक्ति था उसके पैरों को मुख्यमंत्री ने धोया था, उसी के बारे में कुछ चीज़ें चर्चा की गई हैं। उसमें से हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसका पैर धो देने से न्याय जो है नहीं हो जाता है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में भी बताया गया है उसी समय, उसी दिन या उसके एक दिन अगले दिन बहुत सारे आदिवासियों के साथ भी बहुत जो है घृणित दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों ने भेदभाव किया है, लेकिन उनका तो पैर नहीं धोया गया। तो पैर धोना कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक्चुअल में हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए जिससे कि इससे बचा जा सके, वरना पैर धोने की एक रस्म बना दिए जाने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो ये था द हिंदू का आज का एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।